अच्छा जी, हम देख रहे थे स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हम जेरेंड और पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। अब आपने पूरा, जैसे आपका एक भरपूर फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ एक्साइटमेंट आपका रिस्पॉन्स होता है ना, वैसे ही रखना है। तो हमने क्या देखा था, जेरेंड क्या होता है, व्हाट इज जेरेंड, पढ़ लिया था हमने। चले अच्छा, अब नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 सूरतें होती, बल्कि 4 कह लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब की 4 सूरतें होती। नॉन फाइनाइट तो समझ में आ गया हुआ है ना, कि जो किसी सब्जेक्ट का पाबंद नहीं होता। नंबर 2, किसी टेंस का पाबंद नहीं होता। नंबर 3, किसी मूड का पाबंद नहीं होता। क्लियर? हमने कई मिसालें देखी थी कि he went to the river, he went to the river, ये कौन सा है, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? जी सभी बताया करें ना। फाइनाइट कैसे फाइनाइट है ये? इसमें सब्जेक्ट भी है और टेंस भी है। तो बाकियों को समझ नहीं आई जो खामोश है? अगर नहीं आई तो बताएं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आस्क और आंसर, बस। खामोश रहने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, ओके? साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन जी। तो अच्छा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ये कौन सा है? नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है। अब नॉन फाइनाइट की 4 सूरतें होती हैं। नंबर 1, या तो ये जेरेंड होता है, या तो ये जेरेंड होता है। नंबर 2, या ये पार्टिसिपल होता है। इकरा जुल्फकार या ये पार्टिसिपल होता है। नंबर 3, या ये इंफिनिटिव होता है। नंबर 4, या ये बेयर इंफिनिटिव होता है। 4 सूरतें। अब फिर मैं बताता हूं आपको। 4 सूरतें होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नंबर 1, या ये जेरेंड होगा। नंबर 2, या ये पार्टिसिपल होगा। नंबर 3, या ये इंफिनिटिव होगा। नंबर 4, बेयर इंफिनिटिव होगा। अब हम इनको बारी बारी जरा समझ लें कि ये क्या होते हैं। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, ओके? जेरेंड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। जब हम मेन वर्ब को आईएनजी लगाकर नाउन बना दें, फिर देखिए, जब हम मेन वर्ब को when the main verb with the addition of ing is transformed into noun, that becomes gerund. Clear? यानी जब मेन वर्ब ing लगकर नाउन बन जाए तो वो क्या होता है जी? मसलन स्मोक क्या है? नहीं, he smokes cigarette. He smokes cigarette. वर्ब है ना? हम इसको सिगरेट पीने के मीनिंग्स में ला रहे हैं ना, ठीक है? He smokes cigarette. स्विम क्या है? सभी बताया करें ना। स्विम क्या है जी? वर्ब है। अच्छा, अगर हम कहेंगे स्विमिंग इज एन आर्ट,
ये क्या हो जाएगा? जेरेंड। और ये जो जेरेंड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो। Am I clear? ये जेरेंड क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जेरेंड की और मिसालें देखिए कि रीडिंग। रीड क्या है? रीड क्या है जी? मेन वर्ब है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। जेरेंड। और ये याद रखिए कि ये निशानी उर्दू में ज़हन में रख लें कि जब हम वर्ब को आईएनजी लगाकर जेरेंड बना देंगे ना तो उसका फिर मतलब ना होगा। ना यानी उर्दू में ना होगा। पढ़ना एक अच्छी आदत है, खेलना एक अच्छी आदत है, तैरना एक फन है, सिगरेट पीना बुरी आदत है, शोर मचाना अच्छी आदत है, लड़ना क्लियर हुई बात जी? सोना बहुत। तो ये अच्छा। दूसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल होता है जब हम मेन वर्ब को व्हेन अ मेन वर्ब with the addition of ing or ed या v3 is transformed into adjective that becomes participle। तो अब आपने जेरेंड और पार्टिसिपल में फर्क देखा। जेरेंड क्या होता है? जब नाउन, जब वर्ब को हम नाउन बना दें, और जब हम वर्ब को आईएनजी लगाकर या उसकी V3 के साथ एडजेक्टिव बना दें तो फिर वो क्या बन जाता है जी? वो पार्टिसिपल बन जाता है। अब जरा उसकी मिसालें कुछ देख लेते हैं। I saw some flying birds in the air। फ्लाइंग बर्ड्स। अब कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है? फ्लाइंग के साथ नाउन आ रहा है ना, बर्ड। क्लियर? तो उर्दू में अगर आप निशानी चाहें तो उसका फर्क ये होगा कि जब हम जेरेंड बनाएंगे तो उसके उर्दू में तर्जुमा बनेगा नाम, इसका बनेगा हुए, हुई। ठीक है? मैंने उड़ते हुए परिंदे देखे। हमें क्लियर? मैंने रोती हुई लड़की देखी। I saw weeping girl। क्लियर? I saw crying girl। समझ आई ना बात? यहाँ पे क्राइंग हुए, हुई, तो ये एडजेक्टिव है और ये क्या होगा? पार्टिसिपल। आज आपका जरा रिस्पॉन्स लो है, मेरा ख्याल नाश्ता नहीं करके आए, है ना? तो रिस्पॉन्स आपका, आपके रिस्पॉन्स से जरा क्लास अच्छी बनती। तो क्या होगा जी? ये पार्टिसिपल होगा। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, पार्टिसिपल होते हैं दो तरह के, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है जब हम आईएनजी लगा के बनाएं। पास्ट पार्टिसिपल तब बनता है जब हम V3 से बनाएं, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म से। उसकी मिसाल भी देख लें। उसकी मिसाल ये है कि आप दें कोई मिसाल उसकी। देयर आर मैनी वेल डिफाइंड सब्जेक्ट। वेल डन। देखिए, वेल डिफाइंड सब्जेक्ट, डिफाइंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। डिफाइंड
हमने डिफाइन को ईडी लगा के उसका एडजेक्टिव बनाया ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। Am I clear? Spoken words. Spoken words. Written draft. ये स्पोकन वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। रिटन ड्राफ्ट क्या है? क्योंकि ये V3 से बन रहा है ना, एडजेक्टिव बन रहा है, मेन वर्ब को हम एडजेक्टिव बना रहे हैं। हाँ जी, ऑर्गेनाइज्ड रूम, वेल डन। और बनाए पार्टिसिपल्स, बनाए ऑर्गेनाइज्ड रूम, सेटल्ड कैरियर, डिसिप्लिन्ड क्लास, है ना, डेकोरेटेड चेयर्स, वेल डन, colored books, well done, painted walls, well done, ठीक है जी। तो बिल्कुल रिस्पेक्टेड सर, यहाँ रिस्पेक्टेड पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर, रिस्पेक्टेड सर, क्लियर। अच्छा, अब हम कुछ मिसालें देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट एटसेट्रा, ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना जी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये हो गया हमारा जेरंड। और अच्छा, और पार्टिसिपल भी क्या होगा? नहीं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होंगे जी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वो होता है जब आप टू लगा देते हैं, मेन वर्ब को टू लगा के उसे नाउन बना देते हैं, क्लियर? मेन वर्ब को टू लगा के नाउन बना देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। मसलन आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। आई वॉन्ट टू गो, वो अकेली ही हनीमून मनाने चल दी। हम एयरपोर्ट पे चिल्लाते रहे जाना जाना। लोग इसको तेरी तीरा निगाही समझे। तीरा निगाह समझते ना, तीखी निगाह। तू तो बचपन ही से महंगी है ना जाना। तो टू, आई वॉन्ट टू गो, ये जो टू गो है इसका अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? मैं जाना चाहूँ, जाना। तो मैंने आपको बताया था ना कि नाउन का जब हम बनाते हैं उसको उसका जो बनाते हैं ना जी जेरेंड, तो उसका मतलब फिर ना हो जाता है, ना। मतलब कभी हम इसे किसी और फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं? टू को जी, टू is never used with any other form of verb. Only we can use somewhere. We can use to with V4. How we can use it? I just tell you. Okay? V4 क्या होता है? बताइए V4 क्या होता है? आज तो आप नींद में हैं, है ना? चले आप, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप जरा आंख लगा लें। तो अच्छा, अब ये जरा देख लें, आई वॉन्ट टू गो। अच्छा, और मिसालें देखते हैं। शी इज रेडी टू कम हियर। शी इज रेडी टू कम। टू कम क्या है जी? इन्फिनिटिव है। Am I clear? Yes, sir.
अच्छा, अब ये याद रखिए कि बहुत सारी जगहों पर तो टू हम इन्फिनिटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। ओके, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा। बहुत सारी जगहों पर हम मेन वर्ब के साथ टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए लगाते हैं। वही क्लियर, जैसे मैंने अभी आपको मिसालें दी। He wants to come here, आप वाना शाना भी लिख देते हैं, लिख देते हैं ना, वो इंटरनेट पे वाना वो दे, वो वाना शाना तो आपका ही है। I wish to come here, he दे मिसाल, आप दे मिसाल इन्फिनिटिव। I want to sing the song. I want to sing the song, और अब वांट के अलावा देना, वांट के अलावा देना। I want to I like to invite you. I like to invite you, कब? Party. He dares us to attend the party. He Dares us to attend the party. to attend the party, बिल्कुल ठीक। और she speaks to confirm her truth, कुछ कह लें। I write to convey my message, clear? ये सारे टू जो है ये हम इन्फिनिटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन और ये याद रखिए, जब भी टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए आएगा, ये निशानियां याद रखें, तो उसके फौरन बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात टू प्रेपोजिशन के तौर पे भी आता है, बाज़ औक़ात टू प्रेपोजिशन के तौर पे भी आ जाता है। और याद ये रखें कि प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब नहीं आया करता, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। वेल डन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है जी? नाउन आता है। तो उसकी मिसाल देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग यू। अब देखिए टू के बाद आपका किसने क्वेश्चन किया था? हाँ जी, कश्फ ने। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग यू, हमने यहाँ कमिंग लगा दिया कश्फ। जी, आपका क्या नाम है? KASHF। हाँ, अब वो कशफ तो नहीं ना रहा, बदल गया है ना। अच्छा, तो क्या आएगा जी? आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग। यहाँ क्यों आया बताइए मुझे, आपका इम्तहान। ING क्यों लगाया? फॉरवर्ड टू के बाद क्यों आया जी? देखिए ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू है प्रेपोजिशन, गौर से सुनिए। अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो आ नहीं सकता, क्या आता है? हमने मेन वर्ब को ING लगा के जेरेंड कर दिया, यानी नाउन बना दिया, कमिंग कर दिया उसे। अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये बन गया नाउन, चूंकि जेरेंड नाउन होता है, वर्बल नाउन होता है। तो इसलिए हमने वो कंडीशन पूरी कर दी कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि टू टाइम यूज हो, टू टाइम्स क्या? दो दफा टू का इस्तेमाल करें एक ही सेंटेंस। ये और टू सर टू सेंटेंस। और टू, अब और टू क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना। तो टू का दो दफा इस्तेमाल, टू का दो दफा नहीं इस्तेमाल होता है, टू का नहीं दो दफा इस्तेमाल होगा, कहीं भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक आपकी नब्जें चल रही हैं, टू का इस्तेमाल दो दफा नहीं होगा, बात की कोई गारंटी नहीं। यू गॉट द पॉइंट? आई वांट टू, एक देखिए ना दरमियान में गो आ गया ना, एक फिक्रे में तो दो दफा आप लगा सकते, एक फिक्रे में तो तीन दफा भी लगा सकते। अच्छा, अब ये पूछिए,
हाँ जी, मैंने समझा शायद आप पूछ रही कि आई वांट टू गो, वो नहीं आना। वैसे ही फिक्रे में तो आप 3 दफा भी लगा सकते। सर इसकी फिर क्या कंडीशन होगी? आई वांट टू गो टू स्कूल। देखिए आप यहाँ पे जो पहला टू है ना, एनालिसिस करें जरा, समझे इसे। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है आपका बॉयज। आई वांट टू गो, पहला टू किस लिए आया? सभी बताया करें ना, याद हो। हाँ, पहला टू किस लिए आया? दूसरे टू के बाद क्या आ रहा है? टू गो। जब नाउन आता है तो वो टू क्या होता है? वो प्रेपोजिशन होता है। तो समझ आई बात? पहला टू यहाँ पे नाउन है, इंफिनिटिव बनाने के लिए आ रहा है, दूसरा टू प्रेपोजिशन बनाने के, प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब है जी लास्ट बेयर इंफिनिटिव। यहाँ तक समझ आ गई? चले आगे। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कि टू के बाद जो जेरेंट आ रहा है, देखिए लुक फॉरवर्ड टू। अब 2 तरह का नाउन होता है, गौर से सुनिए। नाउन होता है 2 तरह का। एक नाउन वो जो जेन्युइन ओरिजिनल नाउन होता है, जैसे हमने अभी स्कूल देखा, स्कूल ओरिजिनल नाउन है। बाज़ औक़ात हमें नाउन बनाना पड़ता है, और वो नाउन हम कैसे बनाते हैं, उसको फिर हम वर्ब को जेरेंट में तब्दील करके नाउन बनाते हैं। क्लियर? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ रूल्स फिक्स्ड है ना, और ये भी रूल फिक्स्ड है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही आना है, आप वर्ब नहीं लगा सकते। तो फिर हमें मजबूरी ये हो जाती है कि जब प्रेपोजिशन के बाद आ वर्ब रहा हो तो हमने वर्ब तो लगाना नहीं, फिर हम उसे आईएनजी लगा के नाउन में चेंज कर देते हैं, जेरेंट बना देते हैं। इसलिए अब लुक फॉरवर्ड टू ये एक प्रेपोजिशन है। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. He looks forward to coming here. और मैं मिसाल देता हूं। He is used to coming here. He is used to. आपके लिए ये फिक्रा नया हो सकता है ना? हाँ जी, यूज टू जो है ना जी, मॉडल ऑक्सिलरी है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आएगा, हाँ जी, मॉडल ऑक्सिलरी ही यूज टू। ये देखिए, एक तो यूज टू जो होता है ना, वो पास्ट के लिए आता है, वो आया करता था, उसमें तो सिंपल है, ही यूज टू कम हियर। यहाँ पे जो यूज टू है, यहाँ पे जो यूज टू है, ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आ रहा है। Am I clear? Yes, sir. अच्छा, एक है वो ये काम करने का आदी है। Habitual past. हाँ जी, नहीं, हैबिचुअल पास्ट तो हमने पहले पढ़ा ना। He used to come here, वो यहाँ आया करता था। यहाँ पे used to मॉडल ऑक्सिलरी है। कैसे पता चला कि मॉडल ऑक्सिलरी है? कि इसके बाद क्या आ रहा है? Used to come here. Used to come here. She used to sing a song. I used to write a letter. Main verb आएगा ना इसके बाद? हाँ जी, Main verb मेन वर्ब आ रहा है ना। Yes, sir. तो जब किसी के बाद मेन वर्ब आए तो वो क्या होता है? वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब होता है। Yes, sir. वो मॉडल वर्ब होता है। नहीं समझ आ रही ना? आगे सर. आ गई है? तो ये आप कुछ चीजें ना अपने जहन में फिक्स कर लें कि अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो इंफिनिटिव है। समझ आई है बात? शी यूज्ड टू कम हियर, यहाँ यूज्ड टू, यहाँ टू अलग नहीं है, यूज टू, इसलिए हम उस टू को इंफिनिटिव के तौर पे नहीं ले रहे। यहाँ पे पूरी मॉडल ऑक्सिलरी ही यूज्ड टू है, जैसे वहां पे आर टू थी। आपको नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रही ना? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैं बताता हूँ, इसी को याद रखा। जरा आप यूज टू को थोड़ा सा समझ लीजिए।
used to. R2 को जानते हैं? R2 का 2 क्या है? R2 का 2 क्या है? आप देखिए अकेला 8 इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 8 का हिस्सा है। लिहाजा अगर आप ये कहें कि यहाँ का जो R2 है वो इंफिनिटिव बनाने के लिए आ रहा है तो वो गलत बात है, क्योंकि वो तो उसका हिस्सा है ना। यहाँ जो यूज टू है ना, ये यूज टू पूरा ही मॉडल वर्ब है और इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है ना। जब अगर कोई इंफिनिटिव टू के लिए आता है तो वो फिर उस वर्ब को नाउन बना देता है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको मिसाल दूं। आई वांट टू गो। अब यहाँ पे टू गो क्या है? वर्ब है या नाउन है? क्योंकि इस फिक्रे में मेन वर्ब इस्तेमाल हो चुका है। वो क्या है? वांट। आप मेरे साथ साथ चलें, आपको बहुत चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। आप जरा रिस्पॉन्स देते रहे। आई वांट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या आ गया? अब मेन वर्ब के बाद दोबारा वर्ब नहीं आना, मेन वर्ब के बाद दोबारा नाउन आना है और वह नाउन हम इंफिनिटिव की शक्ल में ला रहे हैं टू गो करके। यहाँ पे टू गो जो है ये नाउन अब वर्ब नहीं रहा, टू गो ये इंफिनिटिव की शक्ल में नाउन बन गया है। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इस फिक्रे को देखिए। आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो। यहाँ पे इंफिनिटिव नहीं है क्योंकि यूज टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है। यूज टू, यहाँ टू अलग नहीं है जो उसको इंफिनिटिव बना देगा। यूज टू पूरा ही मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? देख लें, आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लें। अगर कोई कंफ्यूजन है यू आर गिवन 40 सेकंड, डिस्कस कर लें आपसे। हाँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ, लेकिन ये आपको क्लियर करवाऊंगा तो उधर आऊंगा। ये चीज क्लियर होगी तो फिर हम उधर आ सकेंगे। अगला मेरा पॉइंट वही है। हो गई जी क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। चलूं अब आगे। अच्छा, ये तो यूज टू था मॉडल वर्ब। आप प्लीज सुनिए, एक मॉडल वर्ब, एक यूज टू होता है जो हम बतौर प्रेपोजिशन यूज करते जी। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है आदि होना। ही इज, उसमें ये होता है कि नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के बाद आप इज आर एम या वाज वर लगाते। ही इज यूज्ड टू। अब यहाँ पे चूंकि यूज्ड टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद अब आप स्मोक नहीं लगा सकते। अगर स्मोक लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगा। ही इज यूज्ड टू इसलिए नहीं लगा सकते कि ये यूज टू जो है ये भी इंफिनिटिव तो नहीं बनाएगा ना। समझ नहीं आया सर? एक तो ये पहली बार पहला अजी आगे गई ना। देखिए ना, यहाँ पे भी यूज टू जो है, आप यहाँ के यूज टू यानी टू को बतौर इंफिनिटिव तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये यूज टू पूरा ही प्रेपोजिशन है। अब इसके बाद क्या आगे आएगा? मेन वर्ब आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो क्या आएगा इसके बाद? नाउन। हम फिर क्या करेंगे? जेरेंट बना देंगे। यही आपका क्वेश्चन था। हम इसको फिर जेरेंट बनाएंगे नाउन करने के लिए। ही इज यूज्ड टू कमिंग हियर, he is used to smoking, he is used to living in Pakistan। नहीं
समझ में आए? आगे सर। तो इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी थी ना, he is looking forward to। अब look forward to पूरी preposition है। Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? gerund आएगा। आप इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि preposition के बाद आप मेन वर्ब नहीं लगा सकते। He looks forward to coming here। He is look forward to। Clear? आपको क्वेश्चन है तो बताइए। सर, जी। आपने कहा था कि इंफिनिटिव में मेन वर्ब के साथ टू लगाकर जी बातें नहीं, गन्स। से नाउन बनाते हैं। जी यही कहा था ना। यही। और आई वांट टू गो टू अमेरिका, जी। इसमें मेन वर्ब वेंट वांट मतलब वांट जी। है ना, इसके साथ टू लगा के ठीक है ना, मेन वर्ब तो मेन वर्ब भी रहा ना। यहाँ पे हम वांट को तो नहीं इंफिनिटिव बना रहे, वांट तो मेन वर्ब भी है, हम गो को इंफिनिटिव बना रहे हैं ना, टू लगा। He want to go, वो जाना चाहता। नहीं समझ आई बात? नहीं आगे आ गई है? चले आगे। अब आप जरा मिन ये खवातीन वाले काम ना करें। मिन अच्छा, अब थी क्या है? बेयर इंफिनिटिव क्या हो? बेयर इंफिनिटिव ये होता है कि वो होता तो इंफिनिटिव है, लेकिन वो टू के बगैर होता है। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है जी? इंफिनिटिव विदाउट टू। इसकी मिसाल क्या है? फिक्रे में क्या है? हाँ जी, वेरी गुड। He made me to go नहीं लगा रहे हम, go there। वो वहां, उसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर। और ज्यादा आसान मिसाल में देता हूं, let me go there। यानी आप यहाँ पे let के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे कि let me to go there, तो फिक्रा गलत हो जाएगा। इंफिनिटिव मानी नहीं, क्योंकि ये हाँ लेट के बाद आता ही बेयर इंफिनिटिव है। और बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव विदाउट टू। ही लेट मी गो देयर, अमूमन हम लिख देते हैं ही लेट मी टू गो देयर। नहीं, रॉन्ग। ही मेड मी टू गो देयर। नो, रॉन्ग। ही मेड मी गो देयर। क्लियर? He wished me come. He wished me come here. He wished me come here. He wants me go there. He wants me to go नहीं आना। यहाँ भी बेयर इंफिनिटिव आएगा, यानी wish, want, make और let, इनके बाद क्या आते हैं? बताइए सभी, क्या आते हैं? बेयर इंफिनिटिव। अब आप जो बातें कर रही हैं उनको तो क्या समझ आनी है? तो हमारा वर्ब कंप्लीट हो गया जी। What is the difference between helping verbs and linking verbs? हेल्पिंग वर्ब एंड Linking verbs. देखिए, हेल्पिंग वर्ब हर ऑक्सिलरी वर्ब को आप कह सकते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जब आप इज आर एम वाज वर्ब को बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल करें। ये बात गौर से समझ लो। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? जब इज आर एम और वाज वर्ब बतौर मेन वर्ब आते हैं। हमने पढ़ा है ये मेन वर्ब कब आते हैं? जब इनके बाद नाउन आ रहा होता है। वेल डन। मसलन शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, यहाँ पे इज मेन वर्ब है ना, और इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, इसे हम कॉप्यूला वर्ब भी कहेंगे। कॉप्यूला वर्ब आपने पढ़ा हुआ है कहीं? कॉप्यूला याद रखिएगा,
काफियुल्ला वर्ब, क्या अरबी नुमा लफ्ज है, काफियुल्ला लफ्ज वर्ब। इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे जी, काफियुल्ला वर्ब। काफियुल्ला के स्पेलिंग ढूंढ लीजिएगा खुद गूगल करके। स्पेलिंग नहीं मुझसे किसी ने भी पूछा, स्पेलिंग आप कोरे। समझ आई थी बात? जिंदगी लोग जिसे मरहमे गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। मेरी दास्तान अलम तो सुन, कोई जलजला नहीं आएगा, तेरा तज़किरा नहीं आएगा, मेरा मुद्दा नहीं आएगा। तो वो कहता है ना कि वो तो मजबूर है, तुमसे मदद मांगेगा जरूर, कर्ज दे दे कि तुम उस शख्स का घर ले लेना, खानाए वीरानी पे औरों को ना हंसने देना, ना रहूं मैं तो मेरे घर की खबर ले लेना। खुश रहो हाथ पे मेहंदी को लगाने वालों, रंग कम हो तो मेरा खून जिगर ले लेना। हाँ जी, सॉरी कर दे।